स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं ज़ॉम्बी आइस के बारे में। ज़ॉम्बी शब्द सुनकर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ज़ॉम्बी क्या आइस भी होते हैं। ज़ॉम्बी जिन लोगों को नहीं पता है तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ज़ॉम्बी शब्द जो होता है ऐसी चीजों के लिए प्रयोग किया जाता था कि जो जिंदा लाशें हैं, मतलब इंसान के रूप में कोई अगर लाश चलने लगे तो उनको ज़ॉम्बी कहा जाता था। लेकिन अभी हम आइस की बात कर रहे हैं, बर्फ की बात कर रहे हैं, और इस ज़ॉम्बी बर्फ के कारण ये कहा जा रहा है कि इससे जो है समुद्र का स्तर जो है वो काफी तेजी से बढ़ेगा। और ये अभी हाल ही में अध्ययन आया हुआ है, तो इसके बारे में अच्छे से समीक्षा करते हैं और क्या क्या चीजें हैं इसमें इससे जुड़ी हुई सारी चीजों को समझने की बात करेंगे। देखा जाए तो यहाँ पर हमारा जो मुख्य फोकस रहेगा वो किसके बारे में रहेगा? ज़ॉम्बी बर्फ या ज़ॉम्बी आइस के बारे में। और इस ज़ॉम्बी आइस के कारण क्या बढ़ रहा है? तो सी लेवल में इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब जो समुद्र का जल स्तर है वो तेजी से बढ़ रहा है। तो ये जो है पूरा का पूरा मुद्दा है। तो अगर हम बात करें कि इससे क्या दिक्कत है, ये क्या बता रहा है, तो हाल ही में जो अध्ययन हुआ है उसके हिसाब से जो ज़ॉम्बी बर्फ है, जो एक ग्रीनलैंड एक देश है जो डेनमार्क की एक तरह से टेरिटरी कही जाती है कि उसका प्रादेशिक क्षेत्र है। डेनमार्क का अगर हम ग्रीनलैंड की बात करेंगे तो आगे चलकर इसके मैप को भी देखेंगे हम। तो ग्रीनलैंड जो है अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखते हैं तो कनाडा के पास दिखेगा आपको, जो कनाडा के पास आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल से लगा हुआ थोड़ा सा और ऊपर उत्तर अक्षांश वाले क्षेत्र में ये मिलता है। तो इससे क्या जुड़ा हुआ है? तो हाल ही में एक अध्ययन हुआ है और इस अध्ययन में पता चला है कि ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के पिघलने से वैश्विक समुद्र, मतलब ग्लोबल लेवल पे जो समुद्र का स्तर है वो कितने से बढ़ जाएगा? 10 इंच या 27 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। तो आप सोच रहे होंगे क्या ग्रीनलैंड के आसपास बढ़ने से क्या हमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा विश्व, इस मैप को देखेंगे तो मैप से समझ में आएगा आपको। यहां पे देखिए, ये जो मैप है इसमें अगर हम बात करते हैं, ये अगर ग्रीनलैंड है, अब ग्रीनलैंड के आसपास से जो बर्फ है वो निकलकर यहां समुद्र में आएगी, तो ये समुद्र जो है ये पूरा का पूरा अटलांटिक ओशियन क्या इंडियन ओशियन से कनेक्ट नहीं है? हिंद महासागर से नहीं है। और हिंद महासागर पूरा का पूरा जो इससे अटलांटिक से ही जुड़ा हुआ है, और यहां से देखा जाए तो पैसिफिक से जुड़ा हुआ है। ऊपर यहां पर आर्कटिक सागर है। तो जल का जो स्तर है अगर यहां बढ़ेगा तो वो पूरा का पूरा विश्व भर के जो जल स्तर है उसमें भी बदलाव लाकर रख देगा। तो जो हाल ही में अध्ययन हुआ है उसमें पता चल रहा है जो ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड देश मैंने आपको बताया कि कनाडा के पास पड़ता है। ये जो है यहां से आप देखेंगे तो आर्कटिक सर्कल निकलता है, आर्कटिक रेखा जो लगभग 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास की बात कर रहे हैं, उससे ऊपर वाला जो क्षेत्र है उससे ही लगा हुआ जो क्षेत्र है इसको डेनमार्क कहा जाता है। मतलब ये डेनमार्क की टेरिटरी है, ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड और आइसलैंड ये कंफ्यूजन होता है। तो ग्रीनलैंड याद रखेंगे कि पूरा बर्फ से घिरा हुआ है और आइसलैंड पूरा घास से घिरा हुआ है, तो ऑपोजिट चलता है ग्रीनलैंड आइसलैंड का। तो यहां पर जो अभी हाल ही में अध्ययन आया है हम जिसकी बात कर रहे हैं वो किसका है? ग्रीनलैंड का है। तो इसी पर हम बात कर रहे थे। तो ये जो है अगर हम यहां पर इस चीज को देखते हैं तो देखिए यहां पर हमारी जो बात हो रही है वो यही हो रही है कि इससे क्या पता चल रहा है कि ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड में क्या हो रहा है, जो बर्फ की चादर पिघल रही है, इसके पिघलने से वैश्विक समुद्र का जो स्तर है कम से कम कितना बढ़ जाएगा? 10.6 इंच या 27 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये किस चीज के कारण हो रही है? तो ये जिस चीज के कारण हो रही है ये है ज़ॉम्बी बर्फ के कारण हो रही है, और जो बर्फ की टोपी से पिघलकर समुद्र में मिल जाना निश्चित है। अब इसका मतलब क्या है, इस चीज को ध्यान से समझिए। जैसे कि कहीं पर भी आपका अगर ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर का मतलब क्या? हिमनद जिसको कहा जाता है। अब ये जो ग्लेशियर्स होते हैं, ये हिमनद जो होते हैं, ये क्या करते हैं? ये जल को पूरा का पूरा, देखिए ग्लेशियर्स जब भी होती है या समुद्र के अंदर जो बर्फ जमी होती है, अगर उसमें पूछा जाए कि उसमें क्या सैलिनिटी है, उसमें क्या खारापन है, उसमें क्या लवणता है, तो आप बोलेंगे उसमें शून्य लवणता होती है। जितना ज्यादा समुद्र में बर्फ जमती है उतना ज्यादा वो प्योर वाटर होता है, मतलब वो आपका ताजा जल होता है, उसके अंदर लवणता नहीं होती। जो भी बर्फ जम जाती है, पानी की बात नहीं कर रहे हैं हम। तो बेसिकली जितने भी ग्लेशियर्स बनते हैं तो इन ग्लेशियर्स से ही निकलकर एक चीज निकलती है जिसको कहा जाता है ज़ॉम्बी बर्फ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ज़ॉम्बी बर्फ
इनसे कैसे निकल गई। तो जैसा मैंने बताया कि हमारी जो सोसाइटी में एक ज़ॉम्बी शब्द जो आया, उसका मतलब यही था कि मानव जैसे ही ज़ॉम्बी है, लेकिन वो मृत लाशें जो चलती फिरती मृत लाशें, उनको ज़ॉम्बी कह दिया जाता है। अब यहां बर्फ के केस में भी हमने इनको आइस इसलिए कह दिया गया क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं है, ये जो है किसी भी तरह से उस ग्लेशियर को, उस हिमनद को बढ़ा भी नहीं रही है, और ये मृत बर्फ के टुकड़े हैं जो जाकर समुद्र में मिल जाएंगे, और समुद्र में मिलने के बाद तो पिघलेंगे, और जब ये समुद्र में जाकर मिलेंगे, पिघलेंगे, तो क्या जल स्तर को नहीं बढ़ाएंगे? बिल्कुल बढ़ाएंगे। तो हाल ही अध्ययन में ये जो 27 सेंटीमीटर या 10 इंच की बात की जा रही है, एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो इसमें भी देख लेते हैं कि भाई अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये ज़ॉम्बी बर्फ क्या होती है, तो ज़ॉम्बी बर्फ के बारे में आप ये बताएंगे कि भाई ज़ॉम्बी बर्फ वो है जिसको हम मृत बर्फ कहेंगे। जैसे कि मानव जैसा ही अगर मृत लाश चलने लगे, तो वैसे ही बर्फों के रूप में ऐसी बर्फ जो है, ऐसे बर्फ के टुकड़े जो इन टुकड़ों से निकलकर समुद्र में जाकर मिलने लगे, ऐसी चीजों को ज़ॉम्बी बर्फ कह दिया जाता है। तो डेफिनेशन वाइज इसको क्या बताएंगे आप? तो ये बताएंगे मृत या बर्बाद बर्फ के रूप में भी जाना जाता है। मतलब जो अनयूज्ड है, जिसका कोई यूज नहीं है, जो अब जो है हिमनद में जाकर जुड़ नहीं सकती। मान लिया जाए क्या है कि यहां पर कोई हिमनद है, कोई ग्लेशियर है, अब ऊपर से गिरा स्नो, बर्फबारी हुई, तो इसमें भी इस बर्फ को जोड़ लिया और ये और मोटी परत बना ले। लेकिन जो ज़ॉम्बी बर्फ होती है वो किसी भी तरह से बर्फ की परत को नहीं जोड़ पाती, अपने कोनों पर बर्फ को इकट्ठा नहीं कर पाती, वो तो मृत हो चुकी है। तो वो क्या होती है, जो मुख्य ग्लेशियर होता है, जो मुख्य हिमनद होता है, उससे अलग होने लगती है। तो इसलिए जो डेफिनेशन, इसको ध्यान से समझिए, मृत या बर्बाद बर्फ के रूप में भी जाना जाता है। ये मूल रूप से जो मूल बर्फ की चादर का हिस्सा होने के बावजूद ताजा बर्फ जमा नहीं कर रही है, मतलब इस पर कोई भी नई आइस आ रही है तो वो अपने आप में अटैच नहीं कर रही है, उससे डिटैच होती जा रही है, उससे अलग होती जा रही। अब अलग होगी तो कहीं ना कहीं तो जाएगी, समुद्र में जाएगी तो पिघलेगी और जल स्तर को बढ़ाएगी। तो यही तरह की बर्फ को हम ज़ॉम्बी बर्फ कह रहे हैं। जैसे कि मानव मृत हो जाए और चलने फिरने लगे तो उसको ज़ॉम्बी कह दिया जाता है, वैसे ही बर्फ ऐसी कि जिसको जो काम करना चाहिए, अपने आसपास और बर्फ की चादर को बनाना चाहिए, वो बनाने में असक्षम हो जाए, तो उसको कह दिया जाएगा मृत या बर्बाद या फिर आपका ज़ॉम्बी बर्फ। इसके अलावा दूसरी बात देखिए, ऐसी बर्फ पिघलने और समुद्र के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो कि सिंपल सी चीज है। अगर ये जो भी बर्फ है अगर समुद्र में जाएगी तो क्या करेगी, जल स्तर को तो बढ़ाएगी बढ़ाएगी। अब बात आती है कि भाई जल स्तर बढ़ने से क्या होगा, तो जल स्तर बढ़ना ही तो सबसे बड़ी मुसीबत है हमारे लिए। जल स्तर तो अगर कहीं का भी बढ़ेगा तो एक अध्ययन में बताया गया है कि दुनिया के अगर आप कोई 10 बड़े शहरों का नाम ले लीजिए, उन 10 शहरों में से 8 शहर किसी भी समुद्र के तट पर बसे हुए हैं। जैसे मद्रास की बात कर लें, मुंबई की बात कर लें, अगर हम बात कर लें टोक्यो की बात कर लें, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो कि अध्ययन यही कहता है कि अगर आप देखेंगे तो लगभग 10 बड़े शहर अगर विश्व के उठाकर हम देख रहे हैं तो इन 10 बड़े शहरों में से 8 शहर ऐसे हैं जो कहां हैं, समुद्र के पास हैं। जैसे कि देख लीजिए चेन्नई, कोलंबो की बात कर लें, एडेन की बात कर लें, जेड्डा की बात कर लें, यरूशलेम की बात करें, कराची की बात करें, कोलकाता की बात करें, बैंकॉक की बात करें, यहां ये सारे के सारे जितने भी शहर आपको देखने मिल रहे हैं ये क्या है, समुद्र के आसपास ही है। तो अगर समुद्र के आसपास हैं तो क्या दिक्कत होगी? सबसे पहली चीज, अगर समुद्र का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा तो ये शहरों में बाढ़ जैसी समस्या होगी। दूसरा, ये जलमग्न होने लगेंगे, यहां पर ज्वार भाटे टाइड्स का आना हो जाएगा। इसके अलावा ये जो है पूरी तरह से एक तरीके से क्या होगा, इन जगहों पर आपका साइक्लोनिक कंडीशंस भी बढ़ेंगी, साइक्लोन्स भी बढ़ेंगे, चक्रवात भी बढ़ेंगे, इन जगहों पर सुनामी जैसी स्थितियां भी होंगी। मतलब यहां पर पूरा का पूरा जलमग्न ये होने लगेंगे, क्योंकि जब आपका जल स्तर बढ़ने लगेगा तो क्या दिक्कत होगी। जैसे कि यहां पर मैप पर देखिए, ये जकार्ता के बारे में आपने सुना ही होगा कि हाल ही में इंडोनेशिया ने निर्धारित किया है कि भाई जकार्ता कुछ दिनों में तो डूब जाएगा, तो इसको हम राजधानी बनाकर नहीं रख सकते, तो हमें कहीं दूसरी जगह राजधानी शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो ये कारण क्या है इसका सीधा सीधा सा कारण है समुद्र का जल स्तर का बढ़ना। और समुद्र का जल स्तर का बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। अब कोई भी तरह से अगर ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, तो इन चीजों का जल स्तर भी बढ़ेगा। तो ज़ॉम्बी आइस भी एक बहुत बड़ा कारण है, जो कहां से जुड़ा हुआ है, ग्रीनलैंड से जुड़ा हुआ है। तो ग्रीनलैंड मैंने आपको बताया कहां पर आता है, तो कनाडा के पास वाला जो क्षेत्र है आपका उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में जो अटलांटिक महासागर है उसके वाले क्षेत्र को कहा जा रहा है। और ये है किसकी भूमि, तो डेनमार्क की भूमि है।
तो इससे जो है जो समस्याएं उत्पन्न होनी है वो मैंने आपको बताई, बाढ़ जैसी समस्याएं, ज्वार भाटे का उठना, तूफान जैसी समस्याएं, ये सारी समस्याएं इससे ही उत्पन्न होंगी। तो होप ये डिस्कशन आपको समझने आया होगा। इसके अलावा कोई भी डाउट है सोशल मीडिया हैंडल्स पे जुड़ सकते हैं, इस लेक्चर की PDF यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।